तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉर्मेलिटी। तो मैं अब डिस्कस कर रही हूँ नॉर्मेलिटी के बारे में। देखो अब आपको रिलेटिव टू द इनिशियली थोड़े फॉर्मूलेज ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको, और थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। एन का मतलब है नॉर्मेलिटी, यहाँ पे हम ले रहे हैं एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर निकालने के लिए अगर हमारे किसी भी वी लीटर के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सॉल्यूट के हैं, हम इसे जैसे ग्राम इक्विवेलेंस लिखते हैं, तो या अगर हम इसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस भी बोल देते हैं तो बात एक ही है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज़ द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस ये है, उसमें हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड लेते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। सो दैट इज व्हाट इज द नॉर्मेलिटी इज। अब हम इसे भी जैसे पिछले केस में करा था शॉर्ट फॉर्म में, पर यहाँ पे हम अगर सिर्फ एन लिखेंगे तो इसका मतलब तो मोल मान लेंगे, तो इसको NEQ कर देंगे। NEQ का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस है ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय V वॉल्यूम हो गया जो कि लीटर्स में है। तो इसके यूनिट्स हम क्या बात करेंगे, तो यूनिट्स की बात हो जाएगी इक्विवेलेंस पर लीटर, या फिर नॉर्मल लिखा हो या फिर कैपिटल N लिखा हो। तो इसके साथ जो भी मैग्नीट्यूड है वो हम मानेंगे कि वो मैग्नीट्यूड बेसिकली हमें क्या बता रहा है, किसकी वैल्यू दे रहा है, नॉर्मेलिटी की। जैसे अगर हमें मोल पर लीटर लिखा होता है और उसके साथ में जो भी मैग्नीट्यूड है 0.1, 0.2, तो वो मोलैरिटी के मैग्नीट्यूड होता है, तो मोलैरिटी की जगह लगाते हैं। अगर हमें इक्विवेलेंस पर लीटर में वैल्यू दी हुई है, नॉर्मल लिखा हुआ है 2 नॉर्मल और 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मेलिटी। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट इज अब सबसे बड़ी बात आती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। मोल्स को तो हम गिवन मास बाय मोलर मास डिफाइन करा था, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को हम डिफाइन करते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे W का मतलब क्या है, गिवन मास, और E का मतलब है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के यूनिट हो जाते हैं ग्राम पर इक्विवेलेंस। सो 1 इक्विवेलेंस, मास ऑफ 1 इक्विवेलेंस। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को हम डिफाइन करते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इफेक्टिवली जितना मास उस सब्सटेंस का यूज होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, दैट इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट मासेस, that is given mass by the equivalent mass. Equivalent mass, the effective mass of a substance which basically reacts with the other solute या other reactant. E is the equivalent mass, which is the effective mass of a substance which reacts या used. तो इक्विवेलेंट मास को फर्दर और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इक्विवेलेंट मास को फर्दर सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है दैट इज मोलर मास अपॉन अ फैक्टर। लेट्स सपोज हमने उस फैक्टर को नाम दे दिया N फैक्टर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास का मोलर मास से जो रिलेशन है दैट इज मोलर मास अपॉन N फैक्टर, दैट इज द इक्विवेलेंट मास। Equivalent mass is the effective mass of a substance which reacts, which is equal to molar mass upon a factor which is we named it as a N factor. तो अगर हम इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को जोड़ दें, मतलब इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इट इज़ ईजियर टू राइट।
तो इक्विवेलेंस को हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया, ये मोलर मास को हमने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अपॉन एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। एन फैक्टर के बारे में अभी हम बात करेंगे। सो ये गिवन मास बाय मोलर मास जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। फिर से देखिए आप, नॉर्मेलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट एडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज व्हाट इज दी नॉर्मेलिटी इज। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एडेड विच इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हो और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट भी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि गिवन मास टू द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द इफेक्टिव मास विच इज यूज्ड इन अ रिएक्शन, जिसको कि मोलर मास से रिलेट आप कर सकते हो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आ जाता है गिवन मास और इक्विवेलेंट मास आ गया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास आ गया हमारे पास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये यहाँ से हमने इक्विवेलेंस और मोल्स में रिलेशन निकाल लिया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज मोल इनटू एन फैक्टर। ये काफ़ी यूजफुल रिलेशन है जो कि लेटर ऑन यूज़ होता है। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फंडामेंटली हमने डिफाइन करा पहले, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को मोलर मास बाय एन फैक्टर से करा। और बेसिकली इन दोनों फार्मूले से हमने थर्ड करा। तो थर्ड कोई नया फार्मूला नहीं है, एक तरह से इन दोनों को हमने एक दूसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। नए फार्मूले में अगर देखा जाए तो ये 3 आते हैं, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो ये तीनों एक अलग अलग फार्मूले हैं। ये फोर्थ वन तो एक दूसरे से सिंप्लीफाइड करे हुए हैं कि इक्विवेलेंट मास की वैल्यू जब हम फार्मूला यहाँ डाल देते हैं तो हमारे पास आ जाता है मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर की टर्म में आ गया, इक्विवेलेंट मास खत्म हो गया, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय एन फैक्टर हो गया। तो ये 3 नए फार्मूले हैं, और जिससे कि हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर के बराबर है। तो अब हम इसे आगे बात को शुरू करते हैं इससे। अब इससे हमने आगे जब पढ़ना है तो पहले अब हमें अगर एन फैक्टर समझ आता है तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं, अगर एन फैक्टर समझ आता है तो इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट मास निकल जाता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आ जाएंगे, और नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी हो जाएगा, ये भी हम कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एन फैक्टर। एन फैक्टर समझ आ जाएगा तो ये सारे फॉर्मूलेज 1 बाय 1 क्लियर होते जाएंगे, तो फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस इसके ऊपर हम करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एन फैक्टर के बारे में। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रखें, एक एक करके एन फैक्टर के बारे में जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे ये फॉर्मूला हमें फंडामेंटली ज़्यादा समझ आएगा। एन फैक्टर हम बेसिकली अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अलग सब्सटेंस मतलब अगर वो सब्सटेंस एसिड है तो उसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है, अगर वो बेस है तो अलग डेफिनेशन हो जाती है, अगर वो सब्सटेंस रिडॉक्स है, रिडॉक्स में 2 केसेस बनते हैं, ऑक्सीडाइज कर रहा है या वो रिड्यूस कर रहा है, और फोर्थ केस हो जाता है अगर वो नॉन रिडॉक्स है, मतलब ना तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस, डिस्प्लेस हो रहा है, एक आयन दूसरे आयन से डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये 2-4 केसेस हैं जिसके हम एन फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करेंगे एन फैक्टर ऑफ एन एसिड। एन फैक्टर ऑफ एन एसिड का मतलब बेसिकली होता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड।
बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एंड फैक्टर ऑफ एन एसिड कहने का मतलब ये है कि हम इसे बोल सकते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus ions given by 1 mole of an acid is known as basicity of an acid, और जिसे हमने क्या बोला, n factor of an acid। Number of moles of H plus ions given by 1 mole of an acid is known as basicity of an acid or n factor of an acid। So ये आप डेफिनेशन को पढ़ें। आप एक मोल एसिड का जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन दे सकता है उसी को हम बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कहते हैं। एक मोल एसिड का जितने मोल्स H प्लस आयन दे सकता है उसे हम बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कहते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि एक मोल एसिड से आयोनाइज होके जितने मोल H प्लस आयन आते हैं उसी को एन फैक्टर ऑफ एन एसिड कहते हैं। ये टाइम के साथ आपको चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। अभी क्योंकि आपने इनऑर्गेनिक नहीं इतनी पढ़ी है तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में आपको और समझ आएगी। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हम HCl है, HCl को पानी में डालते हैं तो इसका एन फैक्टर क्या है, 1। ये यहाँ पे मोल नहीं है, इसका एन फैक्टर आप 1 लिखोगे। क्यों 1 लिखोगे? क्योंकि जब भी आप HCl को पानी में डालोगे ये आयोनाइज होके इसका एक ही मोल H प्लस देगा। तो एक मोल एसिड का जितने मोल H प्लस आयन आयोनाइज होके देता है उसी को उसका क्या कहते हैं, एन फैक्टर या बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो मैं इसे कह सकती हूँ HCl इज ए मोनोबेसिक एसिड। इट इज़ अ मोनोबेसिक एसिड। अब इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखें, जैसे आप H2SO4 है, इसका एक मोल आयोनाइज होके आप बताइए, सोचो कि कितने मोल H प्लस आयन देगा। सोचिए आप इस बात को। अगर हम इसका बैलेंस कोफिशिएंट 1 लेते हैं, एक मोल सब्सटेंस का जितने मोल आयोनाइज होके H प्लस आयन देता है उसी को उसका एन फैक्टर कहते हैं या बेसिसिटी कहते हैं। इसका एक मोल आयोनाइज होके मैक्सिमम 2 मोल H प्लस आयन दे सकता है। साथ में सल्फेट आयन भी आएगा, उसमें क्लोराइड है, उसका कोई लेना देना इससे नहीं है, हमें H प्लस आयन से मतलब है। सो इसका एन फैक्टर कितना बोला जाएगा, 2। तो इसे आप क्या बोलोगे, डाई बेसिक एसिड। इट्स अ डाई बेसिक एसिड। बच्चे ध्यान से देखो इसको। अब इसी बात को मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट को मैं इसको इस तरह से, अब अगर ये डाई बेसिक है यानी कि ये 2 मोल H प्लस आयन की अगर दे सकता है तो ये आयोनाइज होके 1 मोल H प्लस आयन का भी दे सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है, जिसके अंदर आयोनाइज होने के लिए 2 मोल हैं वो आयोनाइज होके 1 मोल H प्लस आयन भी तो दे सकता है किसी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उस केस में जब 1 मोल एसिड ने दिया ही 1 मोल H प्लस आयन का है तो इसका एन फैक्टर क्या कहलाएगा, 1। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, मोनोबेसिक। अब दिमाग में आता है आपने HCl के बारे में ऐसी बात क्यों नहीं करी, क्योंकि वो मैक्सिमम आयोनाइज होके दे ही 1 मोल सकता है तो उसका एन फैक्टर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1। जबकि H2SO4 यानी कि जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड वो होते हैं जो एक से ज़्यादा H प्लस आयन देते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड। मैंने वर्ड यूज़ करा पॉलीप्रोटिक एसिड, which can give more than 1 mole of H plus ion, which can give
गिव मोर देन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन, उन्हें कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे H2SO4 है जो 1 मोल से ज़्यादा H प्लस आयन दे सकता है, तो उसका एन फैक्टर जितना वो मैक्सिमम दे रहा है उससे कम भी हो सकता है। अगर वो मैक्सिमम 2 मोल दे रहा है तो वो 1 मोल भी दे सकता है, तो ये मैक्सिमम डाइबेसिक हो सकता है या फिर ये मोनोबेसिक भी हो सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा अभी हम 2 मोल लिखें या 1 मोल, जैसे बच्चे के दिमाग में आएगा। अब ये डाउट आता है, जब कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता वी एज्यूम इट टू बी इट इज़ अ डाइबेसिक। वो 2 मोल आयोनाइज होके H प्लस आयन दे रहा है, ये हम इसका क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड वी एज्यूम दैट कि वो मैक्सिमम कितने मोल दे रहा है, उसका 1 मोल, 2 मोल H प्लस आयन दे रहा है, सो इट इज ए डाइबेसिक एसिड, सो इट्स एन फैक्टर इज 2। वहीं पर H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, 1, यानी कि वो यहाँ पे आयोनाइज होके कितने मोल दे रहा है, 1 मोल दे रहा है, तो इट इज एक्टिंग एज अ मोनोबेसिक एसिड। तो H2SO4 का एन फैक्टर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कुछ ना स्पेसिफाइड हो, मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ, तो उस केस में आप उसका एन फैक्टर कितना लेंगे, 2। एन फैक्टर का मतलब होता है 1 मोल एसिड जितने मोल आयोनाइज होके H प्लस आयन देता है। अब मैं आगे लिख रही हूँ, अब आगे कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शंस भी आएंगी, आई एम डिस्कसिंग इट नेक्स्ट। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एन फैक्टर की डेफिनेशन है, मैं ये रब कर रही हूँ। ये H2SO4 ध्यान से देखिए, पॉलीप्रोटिक। अब हम आगे करते हैं, कुछ और एसिड्स के बारे में बात करते हैं, फिर से आपको समझ आएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हो गया 4th वन, कि हमने फॉस्फोरिक एसिड लिया H3PO4, तो इसका अब एन फैक्टर सीधा दिमाग में आता है 3। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 मोल H प्लस के हैं। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, एन फैक्टर 3 का मतलब हो गया, रिएक्शन जब लिखा, एक H पे 1 प्लस चार्ज होता है, तो इसके 3 मोल आ गए। तो जब ये फॉस्फेट आयन PO4 आएगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 3 माइनस, अगर आप थोड़ा सा रिएक्शन लिखना भी सीखें। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। अब फिर से चीज़ आती है, अगर ये ट्राइबेसिक है तो ये डाइबेसिक भी हो सकता है और ये मोनोबेसिक भी हो सकता है, जिसके रिएक्शंस आप खुद लिखें कि अगर ये 3 नहीं आयोनाइज करता, सिर्फ 1 आयोनाइज करेगा, तो उसके लिए आप लिखें, फिर डाई के लिए लिखें, फिर ट्राई के लिए लिखें, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट इज, आप ध्यान से देखें, H3PO3 इट्स एन फैक्टर इज मैक्सिमम इज 2, इट इज डाइबेसिक, मैक्सिमम इज 2, ये मैक्सिमम 2 ही H प्लस आयन दे सकता है। यहाँ पे आपको अब समस्या आएगी, अब आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। अगर इसका एन फैक्टर समझना है तो हमें इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ती है। तो स्ट्रक्चर में अब ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फॉस्फोरस के ये हैं, इनकी स्ट्रक्चर 12th में कोर्स में है। इसमें देखिए कि एक H एटम फॉस्फोरस से बॉन्डेड है और 2 H एटम ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और ऑक्सीजन से जो H बॉन्डेड होता है बेसिकली वो आयोनाइज हो जाता है, लेकिन जो सेंट्रल एटम से H बॉन्डेड है वो बेसिकली आयोनाइज हो पाता नहीं है। तो असल में कोई एसिड मोनोबेसिक है या डाइबेसिक है ये पता कैसे चलता है, वो उसकी स्ट्रक्चर से। अब दिमाग में आता है कि जो भी आपने फर्स्ट HCl बताया था वो तो O से बॉन्डेड नहीं था। सो बेसिकली ये नहीं ज़रूरी होता कि जो O से बॉन्डेड है वही बेसिकली H प्लस आयनाइजेबल है, ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे होता है। HCl में ये H प्लस आयनाइजेबल है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वन ऑफ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है, और जो O के साथ H बॉन्डेड होता है वो भी बेसिकली आयनाइजेबल होता है। तो ये दोनों ही किसका काम करते हैं, एसिड्स का काम करते हैं। तो यहाँ से हमें H3PO4 से समझ आता है इसमें तीनों H किसको बॉन्डेड होंगे, O से होंगे, जो इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको अभी जो है सिर्फ याद करना होगा कि इसकी ये स्ट्रक्चर है।
तीनों H O से बॉन्डेड हैं, इसलिए ये तीनों आयनाइजेबल हैं। लेकिन जो H फॉस्फोरस से बॉन्डेड हो जाता है वो बेसिकली आयोनाइज हो पाता नहीं है, और जो O से बॉन्डेड हो जाता है वो आयोनाइज हो जाता है। अब नेक्स्ट इज H3PO2, इसका मैक्सिमम एन फैक्टर 1 है। इट इज अ मोनो बेसिक एसिड, इट इज अ मोनो बेसिक एसिड, इट्स मैक्सिमम एन फैक्टर इज 1। तो आप बताइए, खुद सोचिए कि कितने H O से बॉन्डेड हैं, बाकी H किसके पास होंगे, ये सोच लो आप। अगर H3PO2 है तो कितने H O से बॉन्डेड हैं और कितने H P से बॉन्डेड हैं। ये आपने सोच लिया होगा, तो हेंस इट इज जस्टिफाइड कि ओनली वन H इज बॉन्डेड टू O एंड रेस्ट टू आर बॉन्डेड विद द फॉस्फोरस। ये आपको एज सच याद करना होगा, ये यूज होगा। नेक्स्ट वन इज, ये काफ़ी बार आपने सुना होगा CH3COH, इसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में ये जो आगे COOH पार्ट है इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक। ये 10th में भी बच्चे पढ़ते हैं आयुपेक निबिंग के अंदर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से ये O के साथ जो बॉन्डेड H होती है ये आयनाइजेबल है, पर C के साथ बॉन्डेड ये H आयनाइजेबल नहीं होती है। तो क्योंकि O के पास एक ही H है इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। सो इट इज अ मोनो बेसिक एसिड। अब इसको जनरलाइज करें, यहाँ पे CH3 C2H5 कोई भी R ग्रुप हो, अगर उसके पास एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। फिर से देखिए यहाँ पे एन फैक्टर एसिड का किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनाइजेबल H। एक मोल एसिड का आयोनाइज होके जितने मोल H प्लस आयन के देता है उसी को हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर ऑफ एन एसिड। जैसे इसके एक मोल ने आयोनाइज होके 3 मोल H प्लस के दिए तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, मैक्सिमम 3। जिसका एन फैक्टर अदर देन 1 है, मीन्स 2 है, 3 है, तो वो एन फैक्टर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका मैक्सिमम एन फैक्टर कितना है, 2 है। ये मैक्सिमम इसका एक मोल 2 मोल H प्लस आयन दे सकता है, because only 2 H are bonded with the O and 1 H is bonded with phosphorus which is non-ionizable। और H3PO2 में एन फैक्टर मैक्सिमम इज 1। और सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड बहुत बार बहुत रिएक्शंस में यूज होता है एंड इट्स एन फैक्टर इज 1। इट्स अ मोनो बेसिक एसिड। ये एन फैक्टर स्टडी करके बेसिकली हम इससे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज बोरिक एसिड H3BO3। ये एक्सेप्शनली बिहेव करता है, इसे BOH3 भी लिखा जाता है। इसका एन फैक्टर 1 है एंड इट इज नॉन प्रोटिक एसिड। इट इज नॉन प्रोटिक एसिड, कहने का मतलब है कि ये H प्लस आयन देता नहीं है, फिर भी ये एसिड का काम करता है, जो कि आप लेटर ऑन स्टडी करेंगे हाउ इट इज बिहेविंग एज अ एसिड। ये लुईस एसिड होता है। इट इज बेसिकली अ लुईस एसिड। इट एक्सेप्ट्स द लोन पेयर। इट्स अ नॉन प्रोटिक एसिड और ये इसका एन फैक्टर 1 है। ये H प्लस आयन देता नहीं है, इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। तो लुईस एसिड की डेफिनेशन के अंदर इसे हम डिफाइन करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है H3BO3 का। और BOH3 ऐसे लिखने से ये बेस लग रहा है, मैं इसको रब कर रही हूँ। आपको ये याद रखने हैं। So now I am discussing the application part on it। जैसे कि अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए अब आप, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 100 ml ऑफ 100 ml of solution containing
0.2 मोल ऑफ H2SO4. Find out the normality. Find out the normality of H2SO4 solution. हमें ये फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, मोल ऑफ H2SO4 दिए हुए हैं और हमें इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है. मान लीजिए फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल डेफिनेशन के ऊपर. अब नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं कंसेप्ट को जो अभी हमने एन फैक्टर का पढ़ा है. अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हमारे पास किसके बराबर थे, मोल इनटू एन फैक्टर, ये भी था. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास भी था. ठीक है, तो अब यहाँ पर इट्स इजी टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो. इसको कैसे कर सकते हो, इसमें आपको फिर से इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर यानी कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड से डिवाइड करना है. ये फॉर्मूले हैं, इसमें ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तब आएगा और यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंसेस गिवन मोल्स इनटू एन फैक्टर. अब ये इक्विवेलेंस हमने किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के. तो मोल्स भी हमने सॉल्यूट के लिए जो कि हमारे पास कितने हैं, 0.2 मोल्स हैं. और H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, यानी कि बेसिसिटी कितनी है, 2 है. यानी बताया था H2SO4 की बेसिसिटी ऑफ एन एसिड 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, पर कुछ ना लिखा हो तो मैक्सिमम लेनी है. तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस किसके आ गए, H2SO4 के, जो कि कितने आ गए, 0.4 इक्विवेलेंस. वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमारे पास कितना है, 100 ml. 100 ml है तो इसका मतलब कितना हो गया, 0.1 लीटर. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज 4 इक्विवेलेंस पर लीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 4n. ये नॉर्मेलिटी आ गई हमारे पास 0.4 बाय 0.1. ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा इक्विवेलेंस को फाइंड आउट करने के लिए. ध्यान से पढ़िए इसको. So normality is number of equivalents upon volume of solution and number of equivalents is mole of solute into n factor. और मोल हमारे पास दिए हुए हैं 0.2 मोल हैं. n फैक्टर H2SO4 का कितना है, 2 है. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आ गए हमारे पास H2SO4 के, दैट इज 0.4 इक्विवेलेंस. और वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है, 0.1 लीटर. तो नॉर्मेलिटी हमारे पास कितनी आ गई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो नॉर्मेलिटी इज 4 नॉर्मल, इट्स अ 4 नॉर्मल एसिडिक सॉल्यूशन. मोलारिटी तो देखिए आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं इसमें, मोल बाय वॉल्यूम, वो तो आप कर ही सकते हैं, पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर. फिर हम नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन भी डिस्कस करेंगे, पर अभी हम फंडामेंटली नॉर्मेलिटी पर डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. ये आपने अप्लाई करा है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है. बेसिक प्रॉब्लम है कि मोल को इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा, एन फैक्टर का. और एसिड्स के केस में एन फैक्टर इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड को ही एन फैक्टर ऑफ एसिड्स कहते हैं. सो दैट इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. अब हम बात करेंगे एन फैक्टर ऑफ बेसिस, एन फैक्टर ऑफ बेसिस के बारे में. अब हमने इसके बारे में बात करनी है, तो आई एम राइटिंग इट कि हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एन फैक्टर ऑफ बेसिस. फिर हम प्रॉब्लम में एसिड और बेस दोनों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा फिर से रिवीजन सारी हो जाएगी, एसिड्स के बारे में भी और
बेसिस के बारे में भी। तो अब हम n फैक्टर ऑफ बेसिस की बात कर रहे हैं। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH minus ion hydroxide ions given by 1 mole of a base is known as n factor of base, या हम इसे बोलेंगे या और एसिडिटी ऑफ ए बेस। एसिडिटी ऑफ ए बेस, एक मोल बेस का जितने मोल OH आयन के देता है, या एक मोल बेस का जितने मोल OH आयन दे रहा है, इसी चीज़ को हम n फैक्टर भी बोल सकते हैं, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, एसिडिटी ऑफ ए बेस भी बोल सकते हैं। सेम चीज़ है, एसिडिटी ऑफ ए बेस बोल दी जाए या n फैक्टर ऑफ ए बेस आप बोलते हैं। एक मोल बेस का, ध्यान दें, एक मोल बेस से जितने मोल OH आयन आते हैं, अगर बैलेंस कोफिशिएंट 2 है 3 है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक मोल बेस से जितने मोल OH आयन आए या एक मोल एसिड से जितने मोल H+ आयन आए, वही n फैक्टर होता है या एसिडिटी या बेसिसिटी होती है। इस बात को ध्यान रखें, हमने एक मोल ऑफ एसिड या एक मोल ऑफ बेस पे काम करना है। तो अब ध्यान दें, इसके एग्जांपल करते हैं, इसके एग्जांपल डिस्कस करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक NaOH ऑन आयनाइजेशन इट गिव्स 1 मोल ऑफ OH आयन। अगर हम इसका एक मोल लेंगे तो एक मोल से एक मोल Na+ आयन आएगा और एक मोल OH- आयन, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। अगर n फैक्टर 1 है तो इसे हम बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। इट इज मोनो एसिडिक बेस। एक मोल बेस का जितने मोल OH आयन देगा, बेसिकली दैट इज व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ ए बेस। तो अगर इसका n फैक्टर 1 है तो एक मोल बेस ने जितने मोल OH आयन दिए उसी को हमने n फैक्टर बोला, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, मोनो एसिडिक बेस। इसी तरह से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सोचें तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा। रिएक्शन सोच के दिखने से पता चल रहा है कि इसका एक मोल आयोनाइज होके एक मोल कैल्शियम आयन का देगा और 2 मोल OH आयन के, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। या फिर इसे आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस, इट इज डाई एसिडिक बेस। एक मोल बेस का आयोनाइज होके जितने मोल OH आयन देता है, आप बस उनके नीचे OH के बैलेंस कोफिशिएंट देख लीजिए। 1 मोल हमारा बैलेंसिंग कोफिशिएंट होना चाहिए और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आयोनाइज होके जितने मोल OH आयन आ रहे हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि हमें डिस्कस अभी करने पड़ेंगे, जिसका इस्तेमाल स्टैचोमेट्री में होता है, लेकिन उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे के चैप्टर्स में आती है। सो आई एम डिस्कसिंग दोज बेसिस ऑल्सो, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं ये डेफिनेशन हटा रही हूँ, ये आपने नोट डाउन कर ली होगी। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड, थर्ड। Like if we take aqueous solution of sodium carbonate, it is basic and its n factor is 2। aqueous solution सोडियम कार्बोनेट का बेसिक होता है, यानी कि कहने का मतलब हुआ जब आप इसे पानी में डालोगे तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा और इसका n फैक्टर 2 होने का मतलब है इट इज़ डाई एसिडिक बेस। और डाई एसिडिक बेस आपको समझने का मतलब ये हुआ कि इसका एक मोल 2 मोल OH आयन देता है। क्या आप समझे इस चीज़ को? मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता रही क्योंकि ये टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम का है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि हाउ इट इज़ बिहेविंग एज अ बेस। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ तो आपको करने में आसानी होगी। देखिए आप, जब हम सोडियम कार्बोनेट को
ऐसे एक्वस लिखते हैं तो ये आयोनाइज हो गया 2Na+ आयन प्लस कार्बोनेट आयन। ये जो कार्बोनेट आयन है ये बेसिकली सॉल्यूशन को बेसिक कर देता है, ये वाटर से वापस रिएक्ट कर जाता है। वाटर से ये रिएक्ट करके बनाता क्या है, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर 2- चार्ज है, तो -2 चार्ज है तो ये वाटर से 2H+ आयन अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि ये चेंजेस टू H2CO3। अब वाटर जो है, अगर ऐसे सोचिए वाटर आयोनाइज होके अगर 1 मोल H+ का देगा तो 1 मोल OH आयन भी देगा। अगर कार्बोनेट आयन के साथ 2H आए हैं तो इसका मतलब रिलीज भी कितने हुए हैं, 2H आयन, क्योंकि जितने H आयन वो आयोनाइज होके देगा उतने ही वो आयोनाइज होके क्या देता है, OH आयन। तो अगर कार्बोनेट पे 2- चार्ज है तो एक कार्बोनेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैक करें, क्योंकि एक वाटर 1 H आयन देता है, 1 OH आयन देता है। तो अगर इसे 2 H आयन चाहिए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैक रिएक्ट करेंगे 2 मोल, तो H2CO3 बनेगा, साथ में रिलीज किसका हो जाएगा, 2 OH आयन का। H2CO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O + CO2। इसीलिए कार्बोनेट आयन को जब वाटर में डाला जाता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक, बिकॉज इट ऑन आयनाइजेशन, इट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक बाय रिलीजिंग 2 OH आयन। अब यहीं पर देखिए, इसका जिसका एन फैक्टर 2 होता है उसका 1 भी हो सकता है। अब अगर इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये वाटर से रिएक्ट करके अगर ये एक ही H+ आयन से रिएक्ट करे तो ये HCO3- हो जाएगा, तो साथ में रिलीज भी किसका होगा, एक ही OH आयन का। जब इसने एक ही H आयन लिया, मतलब एक ही मोल वाटर का रिएक्ट करा, तो साथ में रिलीज भी किसका होगा, एक OH आयन का। तो यहाँ पे ये 2 कर रहा है तो इसका एन फैक्टर 2 हुआ, और यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हुआ, 1 हुआ। तो इसका एन फैक्टर 2 भी हो सकता है और इसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता है। ये डाई एसिडिक बेस भी हो सकता है और मोनो एसिडिक बेस भी हो सकता है। तो इसलिए ये डाई एसिडिक बेस है, क्योंकि कार्बोनेट आयन और जब आप इसे वाटर में डालते हो तो एक्वस सॉल्यूशन जो है तो ये वाटर से रिएक्ट करके इट रिलीजेस 2 OH आयन, यानी कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, आप इसे बेस की तरह अट्रैक्ट करेंगे, पर डेफिनेटली ये NaOH के कंपैरिजन में लेस बेसिक होता है, वीकली बेसिक होता है। तो ये 2 OH आयन भी रिलीज कर सकता है, 1 मोल OH आयन का भी। तो देखिए उस केस में दोनों ही में इसके साइड प्रोडक्ट जो साथ में बन रहा है वो डिफरेंट हो गए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर 2 रहा। अगर बाइकार्बोनेट, इसे बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं HCO3-, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई है तो इसका एन फैक्टर 1 होता है। ये डिफरेंस है दोनों के रिएक्शंस में, जो कि हम आगे इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट का लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर हम इसे पानी में डालते हैं, अब ध्यान से देखिए, इट्स एन फैक्टर इज 1, इट कैन बी ओनली मोनो एसिडिक बेस, इसका ये मैक्सिमम एन फैक्टर है, मोनो एसिडिक बेस। अब ये इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने वाटर में ऐड करा तो जो वाटर में ऐड करने पे ये आयोनाइज हो गया, एक Na+ आयन में और एक बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। ये HCO3- बिल्कुल जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है तो ये एक ही मोल वाटर से रिएक्ट करेगा और चेंज कर जाएगा H2CO3, जो कि हम H2O + CO2 भी लिख सकते हैं, प्लस OH-। सो इट कैन रिलीज ओनली 1 मोल ऑफ OH आयन। इन देखिए इसमें फर्स्ट और इसके दोनों के कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में, पर इसमें साथ में रिलीज 2 OH आयन का है, इसमें 1 OH मोल ऑफ OH आयन का है। सो बाइकार्बोनेट आयन का मैक्सिमम एन फैक्टर कितना हो सकता है, 1। अब ध्यान से समझ लें, इसके बारे में एप्लीकेशन हम करेंगे बेसिस के बारे में इन दी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज हमने एन फैक्टर ऑफ एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा है।